सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में ईद आने से पहले फिल्में लगा करती थीं और फिल्मों के लिए बिल बोर्ड्स लग जाते थे और कई जगह बिल बोर्ड्स पर ये लगा होता था कि नदीम, वहीद मुराद ये तमाम लोग एक फ़िल्म में होंगे, शान, बाबर अली ये तमाम लोग एक फ़िल्म में होंगे और बड़ी कास्ट जो है वो साथ होगी। एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस इस किस्म के बोर्ड्स लगे हुए होते थे। इंग्लिश मूवीज़ लगती थी सिनेमास के अंदर, उनकी डिटेल्स लिखी हुई होती। तो ईद से पहले लोग सिनेमा में जाकर मूवीज़ देखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वक्त आगे गया, तो लोगों ने जो है वो चैनल्स के ऊपर प्रोग्रामिंग होना शुरू हुई, ईद की ट्रांसमिशंस होना शुरू हुई और लोगों ने एंटरटेनमेंट पे, इंफरटेनमेंट पे और न्यूज़ चैनल्स पे ट्रांसमिशंस देखना जो है वो शुरू की। फिर लोगों का इंटरेस्ट, सारा ध्यान उस तरफ आ गया और लोगों ने जो है वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ट्रांसमिशंस को देखा। लेकिन चलते चलते बात वहाँ चली गई कि ट्रांसमिशन से आगे पाकिस्तान के सियासतदान एक नई चीज़ ले आए। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने टॉक शोज़ में ये कहना शुरू कर दिया और ये जुमले फिर बाद में बड़े मशहूर हुए कि छोटी ईद से पहले बड़ी ईद की कुर्बानी होगी, मीठी ईद पे बड़ी ईद की कुर्बानी होगी। और इस कुर्बानी के इंतज़ार में लोग बैठना शुरू हो गए कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। और फिर चलते चलते ये मामला अपोजिशंस के हाथ में इस हद तक चला गया कि अपोजिशंस जब भी कभी फंसती हैं तो वो रमज़ान का बहाना बनाती हैं और ईद का इंतज़ार करती हैं कि ईद के बाद आप देखिएगा हम क्या करेंगे। ऐसा लगता है जैसे दमादम मस्त कलंदर होगा और पता नहीं न जाने कौन कौन से वो फतूहात हासिल कर लेंगे जब ईद आ जाएगी। तो अब जो सिचुएशन बदली है, वक्त बदला है, उसके साथ साथ चैलेंजेस बदले हैं। तो अब हमें ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि सियासतदान अपोजिशन में कहते हैं कि ईद के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमने सोचा कि हम उनको बुलाएं और उनसे बात करें कि एक तो माजी का पाकिस्तान था और एक हाल का पाकिस्तान है और मुस्तकबिल का पाकिस्तान जो है वो क्या होगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ यही जुमले को सुनने को मिलते हैं ज़्यादातर। मेरे आज के जो गेस्ट हैं, मैं आपको उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। हमने टीवी पे बहुत दफ़ा देखते हैं, बहुत दफ़ा उन्हें बात करते हुए देखते होंगे, लेकिन उनकी जो डिस्टिंक्शन है वो क्या है, मैं ज़रा ये आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि वो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन के तौर पर डिप्टी स्पीकर रहे हैं और डिप्टी स्पीकर के तौर पर 2008 में जब वो सामने आए हैं तो उनकी एज का, या डिप्टी स्पीकर कोई भी उनकी एज का जो है उस वक्त तक नहीं बना था। फिर वो चलते चलते पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी तरक्की की है, आगे बढ़े हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़े हैं और वो आज जिस मकाम पर मौजूद हैं वो उन्हीं के प्रोविंस का सबसे बड़ा ओहदा है, वफाक के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे मेहमान आज के जो मेरे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मेरे प्रोविंस के। और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बनने तक का उनका सफ़र जो है ये कैसे हुआ, आज के प्रोग्राम में ज़रा इस पर बात करेंगे। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बात करेंगे, डिप्टी स्पीकर के तौर पर जब वो पार्लियामेंट में रहे उस पर ज़रा बात करेंगे और उनकी ज़रा सियासत के और तमाम इशूज़ पे। तो हार्ड कोर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ लाइट डिस्कशन भी होगी, ईद की भी बात होगी। इन तमाम बातों पर आज जो है वो ज़रा फैसल करीम कुंडी साहब को हम कहेंगे कि रोशनी डालें और ज़रा खुलकर बात करें, सियासत से हटकर हमें ज़रा अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया जी। आज का शो ईद का शो है। आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन ईद के साथ साथ मैं चाहता ही हूँ कि हम आपके साथ जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो पहले मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, जब हुकूमत में होते हैं तो हर दिन आपका ईद का दिन होता है, हर रात चांद रात होती है जब आप हुकूमत में होते हैं। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं या जो दीगर सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं, उनके हालात बड़े मुख्तलिफ होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं, इंतकामी कार्रवाइयों के ख़तरे, बहुत सारे मसाइल, जेल, कैद, केसेस, ये सब कुछ चल रहा होता है। आपकी ईद जो है वो हुक्मरानी में कैसी गुजर रही है और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कैसी गुजरती है, ज़रा पहले ये बताएं। दोनों में कोई फ़र्क होता है या एक जैसी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपकी टीम को और आपके देखने और सुनने वालों को भी ईद मुबारक हो। देखें, ये जो ट्रेंड आपने बताया ना कि ईद जो है वो कैसे होती है अपोजिशन में, हुकूमत में, ये ट्रेंड थोड़ा बहुत पंजाब की तरफ है। फिल्मों वाला नहीं, ये पर्चों वाला। और ये केपी में भी थोड़ा है ये चीज़, क्योंकि मैंने बहुत तवील ट्रेंड बताए, मैंने फिल्मों का ट्रेंड भी बताया, ट्रांसमिशन का भी बताया। नहीं, वो कहते हैं कि वो छापे, FIR, जो भी आप कहें, हाँ। वो विक्टिमाइजेशन की मैं कहूँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पंजाब में ज़्यादा है। पंजाब में मेरे ख्याल में ज़्यादा है।
पंजाब में ये पॉलिटिक्स जो है मुखालिफ के पर्चे कटवा दो, ये कर दो, वो कर दो। KP में भी कुछ ट्रेंड एक दफ़ा कुछ अरसे के लिए चीज़ आई थी जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छी बात है। आप अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि अगर आप आज हुकूमत में, जैसे आपने कहा कि जी यार चांद रात हो या ईद होती है, तो फिर अपोजिशन में आपको ये भुगतना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत में आप बैठते हैं तो आपकी हर रात चांद रात या ईद होती है। उसमें बहुत जिम्मेवारियाँ भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो है आप जिस तरीके से देख रहे होते हैं आप कहें कि जी खुश होंगे, ईद होगी, चांद रात होगी। लेकिन अभी भी अगर आप सिचुएशन अपने सूबे का देखें और आपके मेरा जो सूबा है या बलूचिस्तान है, उसमें हुक्मरान आई डोंट थिंक सो कि जो सिचुएशन जा रही है उसमें खुशी का महसूस कर रहे हो कि यार ये अच्छी चीज़ है जो भी है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जो भी है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। पॉलिटिक्स में अपोजिशन भी होती है, हुकूमत में भी होते हैं, ये चीज़ें चेंज होते टाइम। नहीं, हमारे सूबे के हुक्मरान तो बड़े कैजुअल हैं, वो तो रिलैक्स हैं। हाँ, वो कैजुअल है। वो तो बार बार इस्लामाबाद भी आते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल सारी बैटल भी कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल, बल्कि वो तो कहते हैं कि कौन सी वॉर, आप वॉर किस बात की बात, कोई वॉर ही नहीं है, आप ऐसे खामखाल आप हमसे बातचीत करें जो लोग ये काम कर रहे हैं। जिन लोगों को एहसास है तो उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि चीज़ ठीक नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो इस पे बिल्कुल सोचते भी नहीं है और उनका ये ख्याल है कि ये हम इसमें मैटर ही नहीं करते और उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे फेडरल गवर्नमेंट को जिस तरीके से ये चीज़ें जा रही हैं, बल्कि गवर्नमेंट के जो अपोनेंट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और माजी में हुकूमत में मिलिटेंट्स यहाँ पर आबाद किए थे, उनके दफातर खोले थे। तो चीज़ें जो हैं वो मैंने सिर्फ मिसाल दी है कि सूबे के हालात ख़राब हो तो हुक्मरानों को चाहिए कि परेशान हो। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के दिनों में भी चैलेंजेस होते हैं, हर दिन ईद का दिन नहीं होता, और अपोजिशन के दिनों में मतलब चैलेंजेस अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब हुकूमत के दिनों में और तरह के होते हैं और अपोजिशन के दिनों में तो ज़्यादा वैसे बेहतर तो हुकूमत के दिनों में ही होते होंगे ना। ठीक है, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर डेफिनेटली आप अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो हुकूमत के दिनों में आपके चैलेंजेस, आप अच्छी बात होती है, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं। अपोजिशन के चैलेंज कुछ मुश्किलात होती हैं, डिफ़िकल्ट भी होती हैं। कई अपोजिशन बहुत आसान भी होती है कि बस आपने सिर्फ हुकूमत पे तनकीद ही करना है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों में जाएँ कि यार बोलेंगे जी आप हम तो अपोजिशन में हैं, ये हुकूमत ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, और वही अपोजिशन हुकूमत में आती है, उनको वो करना पड़ता है। अच्छा कुंडी साहब, मुझे ये बताएं कि आप पॉलिटिक्स में बाय चॉइस आए? हाँ, वजह से, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, लोग बाय चॉइस आए, बाय चॉइस आए। कोई चीज़ आप मजबूरी के तहत नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब अगर आप कहते हैं मैं बाय चॉइस आया हूं, तो मोटिवेशन क्या थी आपकी, इंस्पिरेशन कौन था कि पॉलिटिक्स में आपको क्यों आना है? देखिए, तो मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में थे, फैमिली पूरी मतलब पॉलिटिक्स में थी, मेरी अपनी ख्वाहिश मैं पॉलिटिक्स में हूँ। फिर जब मैं लंदन गया पढ़ने के लिए, वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उस वक्त एग्ज़ाइल में थी, उनके साथ मिलने का मौका मिला, उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिला, और वहाँ से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और मैंने कहा मैंने पॉलिटिक्स ही करनी है। और मेरा अपना एक कहें कि एक आदत कहें या जो भी कहें कि जो चीज़ भी आप करें वो फिर आप फुल फ्लैश करें, फुल टाइम के साथ करें, पार्ट टाइम आप नहीं कर सकते। और जिस फील्ड में भी अगर आप जाएँ आपको मजबूरन धकेला जाए वो आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी अपनी विल, अपनी ख्वाहिश ना हो। ख्वाहिश के मुताबिक फिर आपको फैसला करना पड़ता है और फिर उसमें काम करना। तो ये जो आपकी पॉलिटिकल अप्रोच है, इसमें किसका ज़्यादा रोल है? आप क्योंकि एग्ज़ाइल के दिनों में आप जिस तरह ख़ुद भी जिक्र कर रहे हैं कि बीबी के साथ आपका इंटरेक्शन रहता था, तो ज़्यादा आप पीपल्स पार्टी में अपनी लीडरशिप में किसकी पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, जरदारी साहब की, बीबी की या भुट्टो साहब की? देखिए, हर शख्स का अपना एक रोल था। मोहतरमा शहीद के साथ शुरू दिनों में जब हम स्टूडेंट्स थे उस वक्त हमारा इंटरेक्शन रहा था। फिर जब वापस आए और हमने एक इलेक्शन लड़ा, पहला मैं लूज़ कर गया था, मुझे पार्टी का ओहदा मिला एज डिवीज़न प्रेसिडेंट, तो फिर हमने मोहतरमा शहीद के साथ काम किया, लेकिन वो काम ऐसे था कि वो इट वॉज वर्क फ्रॉम होम टाइप डिस्टेंस लर्निंग, क्योंकि वो एग्ज़ाइल में थी, हम पाकिस्तान में थे, तो ईमेल या मीटिंग्स या वॉट एवर उसके ज़रिए चीज़ें। 2008 का इलेक्शन, जब हम इलेक्शन के दौरान कैंपेन के दौरान मोहतरमा शहीद हुई, और फिर जब हम वापस आए तो इस्लामाबाद का एक नक्शे चेंज था। नक्शे चेंज था कि लीडरशिप वो नहीं थी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब आ चुके थे, चीज़ें थी, फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला। और इसी दौरान जो है बिलावल साहब ने पार्टी कमान संभाली और उनके साथ फिर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रही, और आज भी तो हर किसी का अपना एक रोल है। मैं अगर कहूँ कि मोहतरमा शहीद की जगह प्रेसिडेंट जरदारी साहब ले सकते हैं, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जगह बिलावल साहब ले सकते हैं, बिलावल साहब की जगह कोई और ले सकते हैं, वो कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, किसी का। ये आप DI खान के लोगों में बड़ी खूबसूरत बात है, मैं मौलाना साहब का इंटरव्यू करूँ तो एक सवाल के 3 जवाब ज़रूर मिलते हैं।
मैं आपका इंटरव्यू करूं, एक सवाल के 3 जवाब ज़रूर मिलते हैं। हाँ, अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो सवाल का जवाब तो एक ही देते हैं, लेकिन काम 3-4 अलग-अलग कर लेते हैं। ये क्या खूबी है DI खान के लोगों में कि आप लोग जो है वो, मतलब अभी देख रहा हूँ मैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने अडियाला भी मैनेज किया हुआ है और मैनेज करने वालों को भी मैनेज किया हुआ है। आप जो हैं वो अपनी इसी गुफ्तगू में कह गए कि जी मेरी लीडरशिप में तीनों चारों, मतलब ये इतनी खूबी DI खान के किसी हलवे में कोई असर है ऐसा? DI खान की कोई सोबत जो आप लोग कोई खाना, क्या चीज़ है जो आप लोगों को पॉलिटिकली इतने जो है वो कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स दिलवाती है आपसे? DI खान की बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वो हमें अंदाज़ा है, और DI खान, और मैं जा भी चुका हूँ, आपको पता है। और DI खान के बगैर पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल नहीं हो सकती। ये बात ठीक है, जो भी हुकूमत आप उठा रहे हैं, हुकूमत हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सियासत भी मुकम्मल नहीं होती। ऑपोजिशन में भी DI खान का सियासतदान का उस हुकूमत में होना लाजमी है हुकूमत बनाने में। तो अभी आप हैं, इसका मतलब इस वजह से? मैं हूँ, जब PTI की हुकूमत होती है, अली अमीन साहब होते हैं, ऐसे बस औकात में मौलाना फजल रहमान साहब होते हैं। आज भी अपोजिशन को मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत थी, माजी की अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत थी लीड करने के लिए। तो देखिए, तो ये क्या खूबी है, DI खान के लोग क्या ऐसा खाते हैं या क्या उनकी ट्रेनिंग है कि वो हर जगह पार्टीज़ में इतनी टॉप पोजीशंस पे भी चले जाते हैं? ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मैं कहता हूँ पॉलिटिकली बड़े जो है ज़रख़ेज़ है। अच्छा, आपको और पॉलिटिकल पार्टीज से भी ऑफर हुई है इस दौरान? पार्टीज ऑफ़र करती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं है। किस किस पार्टी ने ऑफर? संजीदा तौर पे तो मुझे PTI ने काफ़ी ऑफ़र की थी, और गैर संजीदा तौर पर? चौधरी निसार साहब जब वो थे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जैसे सियासतदानों की हमें ज़रूरत होती है, आप जैसे पार्टी नॉर्मली जैसे डिस्कशन। PMLN ज्वाइन करने का कहा था आपको? हाँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑफ़र जब परवेज़ खट्टक साहब CM थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कोशिश की। और एक टाइम था कि मेरे जो पार्टी कुछ दोस्त थे वो समझते थे शायद मैं चला भी जाऊँ, कि मेरे करीबी दोस्त स्लिप हो गए थे, तो उन्होंने कहा शायद ये भी जो है ना स्लिप हो जाए। लेकिन चले, वो परवेज़ खट्टक आपको तो अपने पास नहीं ला सके, लेकिन आप उन्हें अपने पास ले आए हैं। थोड़ा रहता है फासला, अभी थोड़ा और फासला रहता है। कितना फासला रहता है? इलेक्शन तक का देखते हैं तो क्या होता है उसमें। सो आपको परवेज़ खट्टक साहब लाना चाहते थे DI खान से, क्योंकि DI खान में उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग बंदा तो था नहीं, तो उन्होंने सोचा होगा कि आपको? नहीं, उनके पास था, अली अमीन पहले से था, बाकी लोग भी थे। फिर भी लाना चाहते थे आप? मुझे इमरान खान ने ख़ुद भी 1-2 दफ़ा ऑफ़र की थी, लेकिन क्योंकि वो DI खान आते थे, मेरे वाले साहब के शिकार हुए। लेकिन मैंने एक ही फैसले, एक पार्टी में जब आए हैं तो बस आए और एक ही पार्टी में रहेंगे। ये पार्टी स्विच करना जो है ना, वो कोई आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक, यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गवर्नर KP के हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब से कुछ और अहम बातें होंगी उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अब मुझे ये बताएं कि जो आपकी पॉलिटिक्स है उसका जो लाइमलाइट में आए वो मौलाना साहब को इलेक्शन हराने के बाद आए। मौलाना साहब के बाद आपके करियर पे कितना फ़र्क पड़ा? क्योंकि समटाइम्स ये होता है आप इलेक्शन, कई लोग आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं, 1-2 दफ़ा मेंबर नेशनल असम्बली बनते हैं, तो क्या मौलाना साहब को इलेक्शन हराने से वाकई आपको पार्टी में और ओवरऑल भी नेशनल पॉलिटिक्स में स्पेस मिली या रिकग्निशन मिली? उसमें होता है, क्योंकि जब उस वक्त मौलाना साहब को शिकस्त दी थी, उस वक्त 2002 में MMA का एक बूम था, और एक ऐसे टाइम था जब हमारे पड़ोस में अमेरिका आया हुआ था और अफ़गानिस्तान में, और ये चल रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसी इस किस्म के सूबे में हुकूमत है, एक मजहबी जमात की हुकूमत है, मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों की मुश्तरक हुकूमत है। लीडर ऑफ द पोजीशन मौलाना फजल रहमान साहब थे, तो डेफिनेटली आपका हैवी वेट हो तो आप लाइमलाइट में होते हैं, अपोनेंट आपका हैवी वेट हो तो डेफिनेटली। ईद के बाद मौलाना साहब को आप किस साइड पे खड़ा हुआ देख रहे हैं? किस साइड? अभी किस साइड में? अभी तो अपोजिशन में ही है ना। इसके बाद क्या वो PTI और इमरान खान साहब से उनकी कुर्बतें बढ़ने जा रही हैं, अपोजिशन का इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या फिर आप इसी तरह स्टेटस को मेंटेन रखेंगे? मौलाना साहब आपके ख्याल में क्या करने जा रहे हैं? देखें, पॉलिटिक्स में कोई फ़ाखिर नहीं होता। मेरी ज़ाती ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब नहीं जाएंगे उनके साथ। उसकी वजह क्या है कि अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना साहब साथ एक स्टेज पे नहीं खड़े हो सकते? देखिए, उनकी पहली बात तो ये है कि फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं। PTI ने आपस में बैठे हैं एक ऐसी पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करे पाकिस्तान में, जिससे मतलब है कि अगर आप PTI में और मैं भी उस पार्टी में हूँ या मैं उसमें,
हम आपस में कहीं कैफ़े में चाय नहीं पी सकते, पॉलिटिकल राइवलरी को पर्सनल राइवलरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें की। और मौलाना फजल रहमान पे तो इतने हद तक गए कि जी इसको मौलाना कहना गलत है, इसके पीछे नमाज नहीं होती, क्या क्या लगबात दिए, क्या क्या चीज़ें दी। अब देखें, अब जो PTI इस्लामाबाद चैप्टर है वो तो मौलाना साहब के पाँव में पड़ी हुई है कि आप हमारे सियासी मसीह हैं, और PTI KP चैप्टर जो सरकारी PTI है वो मौलाना साहब को जो है वो कर ले। पहले तो PTI अपने आप में जो है वो एक फ़ैसला कर ले कि हमने जाना किस तरफ है, फिर आप मौलाना साहब का सवाल करें कि मौलाना किस तरफ जाएंगे। देखिए, अब तो PTI के भी वो MKM चैप्टर बन गया है ना, KP चैप्टर, इस्लामाबाद चैप्टर जो भी है। अब आप मौलाना साहब से इत्तेहाद भी करना चाहते हैं, इधर आप रात को उनके पाँव भी दबा रहे हैं, उधर आप कह रहे हैं गालें भी निकाल रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक जगह नहीं चल सकती। सरकारी PTI से क्या मुराद है? KP वाली नहीं, आपने उस सेंस में नहीं कहा, क्योंकि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, मुझे पता है कि आपने किस सेंस में कहा। दोनों सेंस में, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर भी समझ लें कि आपने दोनों सेंस में वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जब एक शख्स, देखें बात यह है कि जब एक ये बच्चों वाला खेल नहीं है, या हम किसी को आप कहें ना कि हम बैठे हैं और लोगों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप एक जुलूस पेशावर से लेके आ रहे हैं, इधर से भी डायलॉग आ रहे हैं कि अगर आप आ गए तो हमारी लाशों से गुजरेंगे, वो कह रहे हैं मैं कफन बांध के आ रहा हूँ, मतलब अच्छे फिल्म का स्क्रिप्ट होता है। आप कंटेनर लगा लेते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी जीरन कर देते हैं, आप मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं, आप दफ्तर स्कूल सब कुछ बंद कर देते हैं। वो आते हैं, अपना जो भी टारगेट है वो अचीव करते हैं, उसके बाद एक रस्ते से चले जाते हैं जो दामनिको को जाते हैं, और फिर पीर साहब, और फिर उसके बाद जो है ना कितने अजला से पता नहीं कितने, यहाँ रास्ते हैं 12 अजला आते हैं। जब दामनिको से आगे जाए ना KP तक, तो रास्ते हैं 12 अजला आते हैं। तो ये अगर आप हेली पे जाएं तो भी ये 12 अजला आते हैं, या फिर सिर्फ बाय रोड 12 अजला आते हैं? बाय रोड, क्योंकि मैं इन थोड़े से अजला का वाकिफ हूँ यहाँ से। आपके इलाके आपको ज़्यादा पता होगा। वो हज़ारा शुरू हो जाता है पीछे, उसके बाद अब मुझे बताएं कि इस्लामाबाद के बाद हज़ारा शुरू होता है, तो ये पंजाब में आता है हज़ारा? वो KP में ही है। तो एक सूबे का CM अपने ही सूबे में एब्स काउंटर था, या मफरूर था, या छुपा हुआ था। तो देखें, कोई एक दफ़ा नहीं, आपके सूबे के हालात इतने ख़राब हैं इस वजह से वो वहाँ पर छुप के जा रहे हो। तो एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये ऐसी हुआ है कि पूरा पाकिस्तान जाम है और सिर्फ दामनिको का रास्ता खुला हुआ है, उसमें कोई पुलिस में भी हो प्रोटोकॉल के लिए, और कहते हैं कि आपको एग्ज़िट का रास्ता यही है, तो सरकारी PTI समझ जाएगी। अच्छा, वो वाले एसेंस में आप कह रहे हैं। उसके अलावा भी सरकारी, क्योंकि KP में उसकी हुकूमत भी है, पेट के दोनों तरफ खेल भी रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं। जब वो कहते थे, जब आप उनके खिलाफ बयान देते हैं, वो आपके खिलाफ बयान देते हैं, वो कहते हैं अगर ये मेरे खिलाफ ज़्यादा बात करेंगे, मैं गवर्नर हाउस में इनका दाखिला या इस्लामाबाद वाले में KP हाउस में बंद कर दूंगा। ये क्या माजरा है? क्या आपको KP हाउस में एक्सेस नहीं देते? वो KP हाउस में अगर मैं एक्सेस चाहूँ तो दे सकते, लेकिन वहाँ पर जो दोनों हाउसेज़ हैं, एनेक्सीज़ हैं, बिल्कुल आमने सामने है। हाँ, और आपको एक दिन हंसी मजाक भी होती है, तो मजाक सुनाऊँ, कैबिनेट का एक फ़ैसला है कि लेमिन और मेरी बहुत ज़्यादा दुश्मनी होगा, आमना सामना हो गया तो शायद हम कत्ल गारत पे आ जाएंगे। ये कैबिनेट का फैसला है? हाँ। कौन सी, फेडरल के, प्रोविंशियल? KP के CM साहब ने कहा है कि हमारा जो है ना तो बहुत किसी मीटिंग में आपकी उनके साथ तल्ख कलामी भी हुई है किसी आम शख्सियत के सामने? हाँ, आम शख्सियत के आर्मी चीफ है, तो वो उसमें ये तो आर्मी चीफ आम शख्सियत हो गए, अहम शख्सियत आपने, मैं बता, तो ये कैबिनेट का डिसीजन है, तो एक और ब्लॉक बना रहे हैं ये गवर्नर के लिए, और इन्होंने ये मुद्दा पेश किया कि ऐसा ना हो कि आमना सामना हो जाए और पानीपत का सिक्योरिटी कंसर्न है, पानीपत का जो है ना मैदान न बन जाए। लेकिन मैं खुद भी अवॉइड करता, क्योंकि उनकी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं KP हाउस में, शायद वो उससे पर्दा करने के लिए उन्होंने कहा कि आमने सामने होंगे तो मसलन होती है, शाम के बाद हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है। अच्छा, तो आप वो लाइफ अवॉइड करना चाहते हैं, या वो अवॉइड करना चाहिए या मैं अवॉइड करना चाहूँ? दोनों में से कोई एक, या आप लोग नोट्स एक्सचेंज नहीं करना चाहते? अच्छा, मुझे अब जरा मीटिंग की आपने बात की, वो आर्मी चीफ साहब आए हुए थे पेशावर, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोगों को बुलाया था, मैं भी था, CM साहब भी थे, बाकी पार्टी के, तो हर किसी से अपनी अपनी राय ले रहे थे, और कोई अपने। तो जब मैं अपनी राय दिया तो मैंने उनको कहा कि देखें, फ्रंट लाइन की जो हमारी फोर्स है दैट इज़ पुलिस लड़ती है, उसके बाद फिर FC होती है, फिर हम फ़ौज को बुलाते हैं, मतलब है कि एक उस पर। लेकिन बात ये कि जब तक हम पुलिस को इक्विप नहीं करेंगे, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनकी चीज़ें नहीं होंगी। हमने एक काम किया था, जब हमें जब ज़लज़ला आता है, जब सैलाब आता है, तो हम आपको बुलाते हैं, पोलो ड्रॉप्स को भी आपको कहते हैं पिलाया में, कभी कभी हम आपको कहते हैं कि आप आकर जो हमारे जो है वापडा को भी आप संभालें, हमसे बिजली बिल वसूल नहीं होते हैं, और हम फिर कहते हैं कि आप इंक्रोचमेंट भी करते हैं, हम खुद रास्ता भी आपको देते हैं। तो मैंने कहा कि जो NFC अवार्ड हुआ था उसमें 1% ऑफ NFC अवार्ड हमारे स्पेशली वॉर ऑन टेरर के लिए रखा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए।
और उस वक्त जब हमारी मीटिंग हुई थी उस वक्त तक मैंने कहा कि इस वक्त तक 500 अरब रुपए हमारे पास आए हैं सूबे में। अभी जब मैं आपसे बात करूँ 600 प्लस आ चुके हैं अरब। तो उन्होंने उस मीटिंग में कहा ये नहीं, ये गलत बयानी और झूठ बोल रहे हैं। मैं कहा देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे बात कंप्लीट करने दे, तो फिर उसके बाद आप बात करें। मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं अपने प्रूफ कर दूँगा, लेकिन मैं कहा आप इनसे पूछेंगे पैसे किधर खर्च हुए हैं, पुलिस पे तो खर्च नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, मैंने तो उन्होंने कहा कि चलो फिर मैंने उनके जो चेयरमैन थे गौर खान, मैं कहा इनको कुछ बताएं कि मीटिंग्स में कैसे कंडक्ट किया, PTI की मीटिंग नहीं है ये। तो क्या वो वॉकआउट कर गए थे? हाँ वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैंने कहा सिगरेट पिए हैं आप। अच्छा, लेकिन वो जो फेडरल गवर्नमेंट तो मैंने जिस शख्स के पास जवाब नहीं हुआ था, भाई मैं आंसरेबल हूँ, आप मुझसे सवाल करेंगे, आई विल आंसर यू। हाँ, अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा तो फिर मैं आपके साथ लड़ूंगा या फिर वॉकआउट कर जाऊंगा। लेकिन वो पैसे तो आए। अब वो कहते हैं कि नहीं, एक उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था 1 रुपया भी नहीं है, नहीं दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। फिर वहाँ 7 चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मिले, तो उन्होंने उधर ही रोक दे के आप खामोश रहें। मैं तो फिर हमने क्वेश्चन किया सुबह असम्बली में, उसमें जवाब आया बाकायदा 500। कितने? 500 अरब का। लेकिन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 800 अरब दिए 2013 गालिबन शायद 12 से पहले का फिगर है वो कोई। NFC अवार्ड के बाद जो इनकी जो 13 नेशनल एक्शन प्लान इनको हाँ, अब ये है कि जो ऑफिशियल है जो आए हुए हैं अभी तक, जो मैंने चेक किए 15-20 दिन पहले तक 600 अरब रुपए तक आ चुके थे। और मगर फेडरल गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि जी ना सिर्फ ये, बल्कि वो कहते हैं वो लगे किधर है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो बात यह, जब मेरी पुलिस के पास सबसे कम तनख्वाहें हों, उनके पास गैजेट्स ना हो, उनके पास हथियार ना हो, उनके पास बुलेट प्रूफ, आप मुझे बताएं कि आप भी उस सूबे के हैं, रात को एक पुलिस का SHO या DSP या SP गश्त कर रहा हो और खुदा न खास्ता कोई बैठा हो और एम्बुश हो, उस पर फायरिंग हो, तो कैसे बचेंगे ना? उनके पास बुलेट प्रूफ। यहाँ पे तो SHO तक आप बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देते हैं कि कम से कम अपने आप को वो सेफ समझे और बाकी। मगर वो कहते हैं आप NFC का हिस्सा हमारा हमारा हिस्सा दे देना ताकि हम अपना ये मसला हल। पहले जो चीज़ें आ रही हैं वो किधर खर्च हुए हैं, पहले आप तो मुझे इसका हिसाब तो देना। 600 अरब रुपए फॉर एग्जाम्पल मान लेते, 600 अरब आगे नहीं जाते, 600 से कितने 600 रुपये मिले, किधर गए? अगर आपने उस चीज़ पे खर्च किया और आप बोले कि यार इस चीज़ पे। लेकिन वैसे आप लोगों का मसला हल हो सकता है अगर आप खटक साहब से पूछ लें कि वो 600 अरब रुपए कहाँ गए। नहीं देखिए, ये तो हुकूमत का हमें पता ना। हाँ। हुकूमत कहती है जी खटक ने गलत खर्च किए, हाँ, महमूद खान ने इधर खर्च किए और हमने इधर खर्च किए, इसमें कोई फिगर्स दे दें, बता दें, बोले कि इन्होंने ऐशे कि इन्होंने सारे खा गए। नहीं, लेकिन खटक साहब तो आपको बता देंगे कि कहाँ लगे हैं अपने दौर में 5 साल। भाई अभी CM बता देंगे कि खटक साहब सारे खा गए, महमूद खान सारे स्वाद ले गए और मैं सारे ली खान ले गया हूँ, या उधर भी नहीं है, शायद धरने मरने और इसी पे जो गाड़ियाँ माड़े किराए पे और चीज़ें और जो सारा सिस्टम। तो ये देखें, ये चीज़ें उधर। अब जब NFC की बात आती है, हम बात तो देखें NFC की कर रहे हैं। NFC में हमारा केस कौन लड़ेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। नहीं, सूबे का फाइनेंस किधर? फाइनेंस मिनिस्टर तो हाँ सही है, हमारा तो एडवाइज़र है। हमारे पास तो मिनिस्टर ही नहीं जो हमारा केस इस्लामाबाद में आके लड़ेगा। एडवाइज़र है मुजम्मिल असलम साहब, तो ही कांट प्रेजेंट इस केस। एडवाइज़र तो नहीं बैठ सकता मीटिंग, कैबिनेट में नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप NFC की तो बड़ी मिसाल, तो क्यों नहीं बना रहे फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे? ये सारे इसी चीज़ पे चला रहे हैं, हर किसी को ये पोर्टफोलियो उन्होंने अपने पास खुद रखा है। एडॉक बेसिस पे बहुत सी चीज़ चल रही है, जो कि बुशर भी ने जाके इमरान खान को बताया कि हमारे KP में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आप NFC की तो बड़ी बात करते हैं, ठीक है NFC होना चाहिए। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन किया, PFC किधर है? उसकी बात तो ये नहीं करते, लेकिन NFC करते हैं। फिर आप देखें, आपने केस बना के वहाँ पर आपने देखिए आप। लेकिन एक चीज़ है, PFC की शिकायत तमाम सूबों को है, ये सिंध में भी है ये शिकायत, ये पंजाब में भी है और बलूचिस्तान के अंदर भी सब। देखें जहाँ पे गलत, ये मसला सिर्फ उस पे नहीं गलत है तो गलत है। ये तो बड़ा शौक है हमें फेडरल पैसे। फेडरल में जब आपके ख्याल में क्योंकि आज ज़रा मैं हार्डकोर नहीं रखना चाह रहा था शो को, थोड़ा लाइटर मोड पे चल रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने पास इसलिए रखी हुई है कि फाइनेंस का सारा कंट्रोल उनके पास, हर चीज़ का कंट्रोल उनके पास, हर मिनिस्ट्री का? क्या ये बात सही है जो तलाल चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया? उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो है वो इन पर एक्शन नहीं करेंगे, और ये कोई मैसेज उन्होंने भेजा है कि हम जिस तरह मना किया उन्होंने कि हम किसी ऑपरेशन के या किसी कार्रवाई के हक़ में नहीं हैं, गंडापुर साहब ने कहा। इज़ इट करेक्ट कि जो फेडरल गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके पास कोई ऐसे सबूत आए जिस पे उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपने मातहत महकमों को कह दिया कि हम इनके खिलाफ फ़ाइट नहीं करेंगे जो टेररिस्ट के ख़िलाफ? पहले दिन से नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं। जो लोग उनके दफातर खोल रहे हैं, जो 40,000 मिलिटेंट्स को पाकिस्तान लेके आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
कैसे करें? तो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी कि सिर्फ वहाँ पर फौज एक्सपोज हुई है और आपके जो मकामी इदारे हैं, अब उनको चीफ मिनिस्टर अगर ये कहें कि आपने लड़ना ही नहीं है, तो फिर जंग कैसे आप लड़ेंगे? आप एक सूबे के अंदर जहाँ, और आपका तो बड़ा DDI खान भी बड़ा डिस्टर्ब है, साउथ खैबर पख्तूनख्वा का एरिया बड़ा डिस्टर्ब है, आप तीनों बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ से हैं, उसके बावजूद बड़े बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के वहाँ पर हो रहे हैं। सो ये कैसे होगा मसला हल? क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर ही विलिंग नहीं है तो आप ये लड़ाई कैसे आगे लड़ेंगे? देखिए, जिस सूबे में सूबाई असम्बली में फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदाद पास हो, जिस सूबाई असम्बली में फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसी गुफ्तगू हो जो कि एक्सपांशन नहीं की गई हो, तो आप उससे क्या उम्मीद? देखिए, आज तो हक़ ये था, अगर ये संजीदा होते, सूबाई असम्बली का इजलास होता, वहाँ पे उनकी जो सिफारशात थी, कैबिनेट की सिफारशात लेके जाते, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती, उनकी सिफारिश लेकर जाते इस्लामाबाद कि मेरा सूबा ये डिमांड कर रहे हैं। अब जब आपने डी खान की बात की, बिल्कुल मेरा ताल्लुक भी है, मौलाना साहब का भी ताल्लुक है, CM का भी ताल्लुक है, और इतने बड़े हैवी वेट्स वहाँ से आ रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के हालात ठीक नहीं। 18th अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के पास हैं। हाँ, ठीक है, ना गवर्नर के पास इख्तियारात हैं, ना अपोजिशन के पास इख्तियारात हैं। ठीक है, आप वो देखें कि उस वक्त अपना ज़िले के साथ ये सिचुएशन है उनकी, फिर आप बन्नू भी आ जाएँ, फिर आप टांग भी आ जाएँ, फिर आप लकी आ जाएँ, आप 25 किलोमीटर सिर्फ कुरम का रोड नहीं खोल सकते हैं। अब कुरम में आप सिचुएशन देखें कि मैं 600-700 बंकर्स हैं या मोर्चे हैं या 400 हैं, जितने भी हैं, 400 और 700 के दरमियान फिगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, हम 400 ही कर लेते हैं। अभी पहली बात तो यह है कि आपकी इंतज़ामिया किधर थी, आपकी हुकूमत किधर थी जब ये 400 बंकर और मोर्चे बंद रहे थे? उस वक्त आपने उनको नहीं रोका। गवर्नर KP के हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब से कुछ और अहम बातें होंगी उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप क्या कह रहे हैं? बेसिकली एक इल्ज़ाम ये लगता रहा कि जो 3.5 साल हालात या 5 साल या 10 साल कह लें हालात KP के अंदर, उसमें जो स्पैन था जिसमें हालात ठीक रहे हैं, तो क्या वो PTI की गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत उनके साथ मैनेजमेंट करके ऑपरेट करती रही है इसलिए ठीक रहे हैं, या फिर जो ऑपरेशंस करके इलाकों को खाली कराया गया था, जिसका जिक्र भी हुआ उस दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि हम इलाके छुड़ा लेते हैं, जंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उसकी वजह से लोग फिर रीगेन करते हैं, वहाँ पर जो है वो रीऑर्गेनाइज होकर ग्रुप्स आ जाते हैं। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट करके KPK के अंदर दहशतगर्दी अपनी बचाई है KP गवर्नमेंट? देखिए, 2008 से देर तक जो हुकूमत थी और हमें कहा गया था कि इस मरगला की पार्टी की उस तरफ मिलिटेंट्स हैं, ये है वो, और हमने अमन का सफ़र शुरू किया, स्वात ऑपरेशन भी हुआ, चीज़ें भी हुई, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी की। 2013 में इनको हमने एक पूरा मनसूबा हवाले किया था, और 2013 से आज तक जो सिचुएशन है, दोबारा मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसमें 2-3 फैक्टर हैं कि जब हुकूमत आई तो उन्होंने उनके साथ उन्होंने कहा कि हम आपको दफ्तर खोल के देते हैं, फिर 40,000 मिलिटेंट्स जो कि ऑपरेशन की वजह से या जो भी था हमने उनको धकेल दिया था अफ़गानिस्तान में, कोई गिरफ़्तार हो चुके थे, आपने उनके लिए गिरफ़्तारें भी माफ़ कर दी, आपने जेलों से भी छोड़ दिया, आपने बॉर्डर भी खोल दिया, उनको आप यहाँ पर लेके आ चुके हैं, और वो ला चुके हैं, वो अपना काम दोबारा वो कर रहे हैं। इस वक्त जो है जिस मुल्क दुश्मन चाहे TTP है, कंधारी तालिबान है, या उस वक्त दाइश वाले हैं। सो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो PTI की गवर्नमेंट है सूबाई, वो दहशत गर्दों के साथ सिर्फ मैनेजमेंट करती रही है, एक्शन नहीं किया उनके खिलाफ? कोई एक्शन नहीं, और मैनेजमेंट इसलिए किया कि उन पर हमले। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। आप तो आपका मीडिया के साथ ज़्यादा लोग, हम मीडिया शायद मीटिंग्स में थोड़ा कम देखते हैं, आप मुझे एक शहीद का नाम बता दें जिससे घर मेरा चीफ मिनिस्टर आज दुआ करने के लिए गया आज तक 1 साल में। हमारे बहुत से पुलिस के नौजवान, फ़ौज के नौजवान शहीद हुए हैं। कोई हमारा वज़ीर, कोई हमारे सूबे का वज़ीर आला किसी शहीद के घर गया हो, उनके बच्चों के सर पे हाथ रखा हो? क्यों, क्या वजह है? जाए ना सर्वे करें, क्यों नहीं? अब ये बताएं, अगर यही हालात रहे और फ़ौज ने तो ज़ाहिर है जिन जिन जगहों पर एक्शन करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सूबाई हुकूमतें, जिस गवर्नेंस गैप की बात हो रही है, वो चीज़ें उस तरह नहीं डिलीवर कर पाती, तो क्या आपके सूबे में गवर्नर राज का भी इम्कान है? देखें, गवर्नर राज की शिक या गवर्नर राज जो है वो आइन में उसकी प्रोविज़न तो मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें पहले एहसास की ज़रूरत है, कौमी यकजहती की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को काउंटर करें। सूबाई हुकूमत को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारे सूबे के लोग जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो अमन व अमान के लिए उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट है।
आज अगर आप देखें कि अब आपके सूबे के मेजॉरिटी अजला में हुकूमत ही नहीं है, तो अगर ये हालात रहे तो गवर्नर राज रख सकता है? ये तो इफ़ एंड बट पे बात है। मुझे इस पर भी तो कोई इस पर ऐसी मशावरत नहीं हुई। और आपको हालात भी ऐसे लगते नज़र नहीं आए? देखिए, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और कब तक जो है आप इस चीज़ को देखेंगे कि हालात जो है रोज़ आए दिन ख़राब हो रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वो भी मतलब है कि उसके ऊपर भी लगे, लेकिन जब तक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देगी। देखें, सिंध में सपोर्ट चाहिए थी तो सूबाई हुकूमत ने रेंजर्स बुला ली, बलूचिस्तान में FC और फ़ौज बुला ली, सपोर्ट के लिए बुलाई। तो आपने जब तक उनको सपोर्ट नहीं देंगे तो आप ऐसी फ़ोटो सेशन के लिए मौजूद हों तो इससे हल नहीं होता। अगर अभी रिसेंटली CM साहब ने कहा कि मैं कोई ऑपरेशन नहीं होऊंगा, कोई आपको ऑपरेशन का कहा किसने? हमारी नेशनल सिक्योरिटी में तो ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। अगर आप आपने ख्वाब देखे कहा कि ऑपरेशन हो रहा है। आर्मी चीफ साहब जब पेशावर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऑपरेशन के लिए नहीं आया हूँ, न अफगानिस्तान के लिए हमले के लिए आया हूँ, मैं तो आपके साथ डिस्कशन करने आया ताकि हमारी एक कंसल्टेटिव मीटिंग हो जाए। तो ये बातें कहना कि जी गवर्नर वो अपना ऑपरेशन, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑपरेशन हो रहा है। चूँकि आज मैं ईद का शो है, ज़रा ये बड़ा एक इस पर बड़ी डिटेल से डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि अगर प्रोविंसेस के अंदर जहाँ पर क्रिटिकल प्रोविंसेस में जहाँ पर थोड़े से डिस्टर्ब प्रोविंसेस हैं, एरियाज़ हैं, उनके अंदर अगर ये मसला रहता है ना, आप उनको ट्राई कर पा रहे हैं दहशतगर्दों को, आप उन्हें ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपको इक्विपमेंट या जो आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आपके पास अगर नहीं है तो इदारे कहाँ तक लड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना तो फिर ये दहशतगर्दी रहेगी। अब लेट्स प्ले रैपिड फायर राउंड, इट्स अ शॉर्ट राउंड। थोड़ा सा हम ज़रा दोबारा ईद की डिस्कशंस की तरफ आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ सवालात हैं जो मैंने आपने कहा, आपने सिर्फ हाँ ना में उसका जवाब देना है और इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद मजबूरी है? सॉर्ट ऑफ यस। सॉर्ट ऑफ यस नहीं, यस और नो? तो यस ही समझ लें। बस यस समझ लेते। मौलाना और अली अमीन में से आपको किसी एक की हिमायत करनी पड़ी तो किसकी करेंगे? उन दोनों से अपनी लिए हिमायत मांगूंगा। लेकिन उन दोनों में किसी एक की सपोर्ट लेनी पड़ेगी अगर फ्यूचर में, तो किसकी सपोर्ट लेंगे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि होगा तो मौलाना शायद। मौलाना साहब को आप एक्सेप्ट कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू अली अमीन गंडापुर साहब की। फेवरेट फिल्म हीरोइन? मुझे तो पता नहीं आखिरी दफ़ा मैंने फिल्म कौन सी देखी थी। जो भी देखी थी उसका नाम कोई नहीं, मुझे याद ही नहीं कौन सी कब देखी थी। भाभी से तो नहीं आप घबरा गए? नहीं, आपको पता है मेरे घर के रात आपको ज़्यादा पता कितना ताबेदार शोर में। तो आपको चले हीरोइन से हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, हमें पता है आपने घर जाना है वापस। नहीं, मैं ये फैक्ट है कि मुझे पता ही नहीं मैंने आखिरी फिल्म कब देखी। अच्छा, आपको अभी ईद के बाद देखते हैं कोई फिल्म में। अच्छा, फिल्म चले। अगर सियासतदान ना होते तो आपने खैर बता ही दिया कि आप वकील होते। अच्छा, इसलिए ये बताएं, कोई ऐसा सियासतदान आपके नज़दीक जो अगर सियासतदान ना होता तो बहुत अच्छा अदाकार होता, वो कौन होता? सब सियासतदान जो अच्छे सियासतदान हैं वो अच्छे अदाकार ही। सब सियासतदान अच्छे अदाकार हैं? हाँ, एक्टिंग करते हैं सारे जन। सुपरस्टार कौन होता है? देखिए, बात यह है कि अब ये ईद प्रोग्राम, ईद के अलावा तो आप हमसे अदाकारी करवाते रहते सारा दिन। हाँ, ये बात ठीक। TV प्रोग्राम जो होते हैं अदाकारी के साथ में हम भी कर रहे होते हैं। आपको तो पैसे ही मिलते हैं अदाकारी के, हम तो फ्री में कर रहे होते हैं। सुपर हिट कौन? चले मुझे जरा ये बता दें, अगर आप सुपरस्टार होता पाकिस्तान की सियासत का, कौन सा सियासतदान है जो अगर फिल्मों में होता तो सुपरस्टार होता? फिल्मों में मैं अच्छी एक्टिंग की वजह से। चलो मैं इजी कर देता हूं, चारों CMs में कौन सा CM अच्छा एक्टर हो सकता है? एक्टिंग तो खैर वो आवाज़ से मार खा जाता है हमारा CM, वो उसकी कोई आपने नाम लेना है? नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी तो 3 इतने अच्छे अदाकारी में होते, लेकिन हमारे CM साहब पहले अदाकार बनना चाहते थे किसी ड्रामा में, लेकिन वो आवाज़ की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक, अगर इशारों पे करें तो फिर मेरा CM हो जाएगा, आवाज़ ना हो तो। थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी आपको, क्योंकि आज उन दोनों ने जो है आपको देखकर यकीनी तौर पर बड़ा मिस करना है, क्योंकि आप तीनों का मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि एक स्टाइल है कि बात जो है वो सवाल का जवाब बहुत ज़रा घुमा फिरा कर देते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हैं, इनकी वैसे भी जो है वो ये आदत बड़ी मशहूर है कि आप कोई भी बात कर लें तो ये उसको सवाल का जवाब बहुत फैला के आपको आराम से देते। लेकिन आज हमने कोशिश की कि जिस हद तक इनकी ज़िंदगी के जो दीगर पहलू हैं वो आपके सामने ज़रा
खुलकर उस पर बात करें, और एंड आई होप कि जो बातें इन्होंने डिस्कस की है वो ज़रा दूसरे शोज़ से डिफरेंट होगी। सो ईद का मौका है, मेरी तरफ से, बोल्ड टीवी की तरफ से आप सबको दिल ईद मुबारक, और ईद पर खुशियाँ बाँटें। सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि ज़ाहिर मुल्क माशी तौर पर भी बहुत सारे मसाइल का शिकार है, दहशत गर्दी के भी मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उससे कोशिश ये करें कि जो आपके आस पास के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो नादार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें, अपनी खुशियों का हिस्सा उनके साथ शेयर करें। ईद तो है ही खुशियाँ बाँटने का नाम, लेकिन इस दफ़ा पहले से ज़्यादा इसलिए करें क्योंकि इस दफ़ा हमारे जो हमवतन हैं उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें इस्लाम भी यही दर्ज देता है, और बतौर शहरी भी हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो इस ईद पर आप लोग ख़ास जो है वो खुशियाँ बाँटें, और जो लोग डिज़र्व करते हैं आपकी सराउंडिंग में उनका ख़ास ख्याल रखें। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।